2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़े फैसलों वाला साल है। 2025 में नरेंद्र मोदी बड़े बड़े फैसले करने वाले हैं। सबकी नजर इन बड़े फैसलों पर होगी। फिर चाहे वर्शिप एक्ट हटाने का मामला हो, जिसे हिंदू अपने लिए न्याय की लड़ाई मान रहा है, फिर चाहे वक्फ बोर्ड के बिल की बात हो, चाहे एक देश एक चुनाव की बात हो जिसका बिल संसद में आ चुका है, चाहे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नए फैसलों की बात हो, या फिर मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने की बात, जिसका मुद्दा हमने पाठशाला में उठाया। इस साल के बजट का भी बहुत इंतजार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ना तो चुनाव देखकर चलती है और ना नंबर गेम की मोहताज है। उन्होंने देश के लिए कुछ लक्ष्य तय कर रखे हैं और उन्हें उनके काम पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। देश में फिर बार बार होने वाले चुनाव बंद हो जाएंगे और एक या दो फेज में ही चुनाव निपट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है और मोदी सिर्फ भारत में इसको लेकर आ रहे हैं। भाई, इंडोनेशिया बड़ा देश है, वहां 2019 से सारे चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसी साल फरवरी में इंडोनेशिया में सारे चुनाव एक साथ हुए। 20 करोड़ लोगों ने एक दिन में वोट डाला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, पार्षद सब एक साथ चुन दिया। भाई, स्वीडन में भी ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है कि वहां पार्लियामेंट से लेकर नगर पालिका तक सारे चुनाव एक समय पर एक साथ होते हैं। हर 4 साल में सितंबर के सेकंड संडे को वोटिंग होती है, जिसमें पूरा देश एक साथ वोट डालता है। काम खत्म। साउथ अफ्रीका में संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। फिलीपींस में 1995 से संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, कई देश हैं भाई जहां एक साथ चुनाव होते हैं। और भारत इतना आधुनिक होता जा रहा है, दुनिया में भारत का यूपीआई चलने लग गया बहुत, और ये कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। यही इन लोगों के सोच की प्रॉब्लम है कि हो नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी की सोच है कि ये कैसे नहीं होगा। देश में एक साथ सारे चुनाव कराने का मुद्दा कोई आज का है भी नहीं। इसकी कोशिश इंदिरा गांधी के जमाने में 1983 से चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने तब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1999 में इस मुद्दे पर लॉ कमीशन ने तब सिफारिश की, जब अटल जी की सरकार थी। अब जाकर इतने सालों में नरेंद्र मोदी ने इस पर कदम बढ़ाया। पीएम मोदी वर्शिप एक्ट पर भी बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में बने वर्शिप एक्ट का काफी विरोध होता है। इसे हिंदू समाज अपने खिलाफ अन्याय बताते हैं। वर्शिप एक्ट का विरोध इसलिए भी होता रहा है क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता दे देता है। जबकि देश में ऐसे सैकड़ों धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि मध्यकाल में अन्य धर्म के लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती। भाई, एक देश पाकिस्तान बना, इस्लामिक लाइंस पर बना, वहां आप धर्म के हिसाब से चले गए, आप रह रहे। लेकिन जो भारत आजाद हुआ उसमें वो धार्मिक स्थल जो आक्रांताओं ने आकर गुलाम बनाए, उन्हें तोड़ा, वो धार्मिक स्थल आजाद नहीं होने चाहिए। ये कौन सी आजादी है बॉस? आप सोचिए कि 80% से ज्यादा हिंदुओं वाले देश में हिंदुओं के पास यह अधिकार नहीं है कि वो अपने धार्मिक स्थलों को फिर से हासिल कर सके। कह रहे हैं कि तुम कोर्ट भी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? 1991 में कांग्रेस की सरकार वर्शिप एक्ट लेकर आई थी कि नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। हिंदू कह देगा कि ये है वो है, ऐसे कैसे चलेगा? जो जैसा था 47 में वैसा रहेगा। और यही कांग्रेस 1995 में वक्फ एक्ट लेकर आ गई कि भाई वक्फ बोर्ड जहां कह देगा वो उसका हिसाब देखना पड़ेगा। अरे, ये दोनों ही एक्ट कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के प्राइम एग्जाम्पल है। वर्शिप एक्ट से हिंदुओं के हाथ बांध दिए गए। 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसमें बदलाव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वक्फ एक्ट से मुसलमानों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो जिस प्रॉपर्टी को चाहे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। वर्शिप एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद के खिलाफ हिंदू कोर्ट तक नहीं जा सकते। वक्फ एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा कर दे उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब गजब का सेक्युलरिज्म चल रहा है बॉस। हिंदू कुछ नहीं कर सकता, मुसलमान इस देश में रह रहा है तो भाई वो सब कर सकता है। ये कौन सा तराजू बराबर है भाई सेक्युलरिज्म का? ये दोनों को बराबर पावर दी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार से
4 हफ्तों में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद क्या हो सकता है, अब आपको यह भी बताता हूं। अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ जाती है और इसे गैर संवैधानिक बताती है तो केंद्र सरकार पर वर्शिप एक्ट को संसद के जरिए खत्म करने का दबाव बढ़ेगा। और अगर केंद्र सरकार न्यूट्रल रहती है या एक्ट का साथ देती है तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। कोर्ट में वर्शिप एक्ट की लीगैलिटी पर बहस होगी, जिसके बाद वर्शिप एक्ट का क्या होगा इस पर फैसला आएगा। लेकिन 4 हफ्ते में तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस देश के संवैधानिक इतिहास पर जो कई लोगों को लगता है काला काला दाग है वर्शिप एक्ट, वो रहेगा या जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार क्या कोर्ट में जवाब देगी, अब इस पर सबकी नजर है। सरकार के मोर्चे पर तो पीएम मोदी को साल भर बड़े बड़े फैसले करने ही हैं। राजनीति के मोर्चे पर भी साल की शुरुआत में ही उन्हें बड़ा फैसला करना है। जैसे साल की शुरुआत में ही बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके अलावा साल 2025 में पीएम मोदी को दिल्ली और बिहार चुनाव भी संभालना है। दोनों राज्यों में कैसे जीत मिलेगी, इसकी रणनीति बनानी है। इसके अलावा फरवरी में बजट भी आने वाला है। बजट पर सबकी नजरें हैं। बजट में टैक्स को लेकर काफी बातें हो रही हैं और यह कहा जा रहा है कि टैक्स में पीएम मोदी बड़ी राहत दे सकते हैं। दिक्कत सिर्फ इस बात की नहीं है कि हर कदम पर टैक्स है, दिक्कत इस बात की भी नहीं है कि टैक्स भरा जा रहा है। मिडिल क्लास भर रहा है भाई, उसको देश के विकास में चीजें लग रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन टैक्स के बदले में जब कोई सुविधा वो नहीं ले रहा, सोशल सिक्योरिटी मिली, चाहे एजुकेशन में मिले, हेल्थ में, या फिर किसी मुसीबत में किसी की नौकरी चली जाए तो उसे मदद मिले ना भाई, कुछ और सुविधा ही दे दीजिए। अगर ये सब हो तो फिर टैक्स इतना किसी को नहीं चुभेगा। लेकिन ऐसा कुछ मिडिल क्लास के पास है ही नहीं। उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं रहा, सरकारी अस्पताल में वो जाता नहीं इलाज के लिए, नौकरी आज की डेट में चली जाए तो घर चलाने वाला कोई नहीं है, और अलग अलग लेवल पर मल्टीपल टैक्स हैं। तो इसीलिए मिडिल क्लास परेशान होता जा रहा है कि बॉस क्या ही करे। मिडिल क्लास की हालत खराब है टैक्स भर भर कर। इंडिविजुअल से होने वाला टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन 2 सबसे बड़ा सवाल अभी भी बचे हुए हैं। 140 करोड़ के देश में 10 करोड़ के करीब लोग ही इनकम टैक्स क्यों फाइल कर रहे हैं। इसमें भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो 0 रिटर्न फाइल करते हैं। देश में कृषि से होने वाली आय पर कोई टैक्स क्यों नहीं लगता। दूसरा सवाल सुनते ही पहला रिएक्शन यही होगा, बॉस ये कैसी बात कर रहे हैं, देश का किसान टैक्स भरेगा। बिल्कुल नहीं भरना चाहिए किसान को टैक्स, लेकिन उन किसानों को नहीं भरना चाहिए जिनकी आय कम है। कृषि से होने वाली आय की कोई सीमा ही तय नहीं है जिस पर टैक्स की छूट है। ये क्यों भाई? कितने ही किसान तो ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास से ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। पर यह तो सिर्फ समस्या का छोटा हिस्सा है। बड़ी समस्या तो इस बात की है कि कृषि से आय के नाम पर टैक्स से छूट ले कौन रहा है, और क्या इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि साल 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी कह चुकी है कि बिना किसी जांच के कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स में छूट सिस्टम में ब्लैक मनी को कृषि से आय बताकर लाने का रास्ता है। इतना ही नहीं, 2014 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन की एक रिपोर्ट ने कहा था कि बिना वेरीफाई किए कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स छूट देने से वित्तीय सिस्टम में बड़ी अनियमितता बनती है, जिसका उदाहरण है बड़ी बड़ी कंपनियों का कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स में छूट ले लेना। यानी कृषि से जुड़ी आय के नाम पर किसानों से ज्यादा फायदा क्या दूसरे लोग उठा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल और पुख्ता होता है 2019 की सीएजी की एक रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि इनकम टैक्स ने 22,195 केस की जांच की। सीएजी ने इनमें से 6,778 केस की स्टडी की। इन केसेस में 3,656 करोड़ रुपए की टैक्स छूट क्लेम की गई थी कृषि से जुड़ी आय बताकर। इनमें से 57% क्लेम कंपनियों के थे बॉस, और 37% व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के। 22.5% केस में बिना दस्तावेज जांचे ही टैक्स में छूट दे दी गई थी। करीब 10.5% केस में जमीन के दस्तावेज तक नहीं थे विभाग के पास। 19% केस तो ऐसे थे जहां कृषि से जुड़ी आय के सबूत ही नहीं थे, और 11% केस में डेटा एंट्री की गड़बड़ियां थी, और भी कई दूसरी कमियां मिली। सवाल यह है कि क्या कृषि से जुड़ी आय पर टैक्स छूट का फायदा जरूरतमंद किसानों को मिल भी रहा है? कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के लिए तो सिर्फ तारीख बदलने वाली है। उनका काम करने का अंदाज, देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेने का सिलसिला ना पहले रुका था, ना इस साल रुकने वाला है।